हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए जैनब और आप देख रहे हैं दी कमर शीमा शो। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अमेरिकन इलेक्शंस। ये एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि 25 मार्च 2025 को जारी किया गया है, जिससे अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम्स को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। तो अगर हम इसमें बात करें, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, तो अमेरिका में क्यों नहीं। साथ ही साथ हम दूसरी चीज को कवर करेंगे जो है कि दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे आज की शो में। इसमें हम बात करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाके जैसे मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया में जो तंजीमें मौजूद हैं और जिनसे अमेरिका और उसके एलाइज को खतरा भी है। तो इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें तो आप क्या हमें बता सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में जारी किया गया है, और जो है इसमें जो ट्रंप ने ऑर्डर में इंडिया के बिल्कुल, बायोमेट्रिक सिस्टम मैं के बारे इसमें में बात आपको की है। मैं दुआ इसमें आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ट्रम्प साहब अपनी अपोजिशन में जब थे ना, तो तब भी इसके बारे में बात करते थे कि वोटिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, इलेक्शन रिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें जिस अंदाज से वोटिंग होती है वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू था इंडिया की, तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। अब इंडिया के, आपको पता है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, दे हैव रेटेड इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। बट द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कॉन्सिडर्ड कि ये बंदा, जो ये मुल्क जो है, ये तो काम कर रहा है इन इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रम्प साहब की जमहूरियत का क्या म्यार है? ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमारे साथ जो रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ जो डेमोक्रेट्स हैं, वो सिस्टमैटिक हमारे साथ गेम करते हैं। वो किस तरह? वो कहते हैं जी, बहुत सारे इलाकों में तो जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, वो है ही नहीं है। यानी कि आपके पास सिटीजनशिप कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ, आपको आपके पास कोई कार्ड है तो आपको अलाउ कर दिया। ठीक है ना जी। सो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अमेरिका के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सिटीजनशिप का, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूड आईडी, वो अपने आप को फेडरल इलेक्शंस में रजिस्टर कर सकता है। इन ये जो रिपब्लिकन्स हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं यार, ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना, ये जिन लोगों को लेके आते हैं इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ, ये जो माइग्रेंट्स आते थे, उनको भी बहुत सारे हकूक दे देते थे वोट डालने के। तो वो कहते हैं ये सिस्टमैटिक फ्रॉड करते हैं। ये एक उनका पहला प्रॉब्लम था डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, जिसकी वजह से उन्होंने बात की। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अबाउट जो बैलेट की जो रिसीट की जो डेडलाइन है, कि जो मेल इन वोटिंग है एंड एब्सेंटी बैलेट्स हैं, वो कहते हैं इलेक्शन डे तक वो आ जाने चाहिए और काउंट हो जाने चाहिए, ताकि वो क्या है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया लेकिन जी मेल इन बैलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सिस्टम में यह है कि आप लोग वोट डाल सकते हैं, यू कैन कास्ट द वोट, लेकिन इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो मेल इन बैलेट है, या किसी शहर से किसी मुल्क से वोट आ रहा है, तो आपने उसको वक्त से पहले पहुंचे ताकि वो गिना जाए। ये नहीं है कि वो बाद में आ रहा है और जो है वो एक एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो काउंटिंग है उसको गिनते गिनते 4 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। तो वो कहते हैं कि ये दिस इज रॉन्ग। देन वो ये जो वोटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं, ये जो क्यूआर कोड्स हैं बैलेट्स के ऊपर, वो इसको भी उन्होंने बैन करना चाहते हैं। वो नया सिक्योरिटी गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है जी। इसी तरह जो वो समझते हैं कि फेडरल ओवरसाइट एंड इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। इट मींस कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वहां पे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, होमलैंड सिक्योरिटी है,
उनको चाहिए कि वो असिस्ट करें, वो आइडेंटिफाई करें नॉन सिटीजन्स को जो वोटर रोल के ऊपर हैं। जैसे हमारे पास गोस्ट वोटर होते हैं भाई, पुराना वोटर है, बाबा जी फौत हो गए, खाला जी फौत हो गए, लेकिन स्टिल दे आर इनटू द गेम। वो उनका हर साल 5 साल बाद वो जिंदा हो जाते हैं, उनके घर वाले जाके उनका वोट डाल देते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ भी ये बड़ी नॉर्मल चीज है कि बंदा जो है ना, वो बंदा मर गया, लेकिन उन्होंने कहा जी बंदा मार गया, 15 साल हो गए, लेकिन वोट पाना आया, ऐसे थोड़े दिन पहले हो गए। तो मतलब हम वो आपको पता है 2 नंबरी वोटिंग सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, तो बहुत है, तो वो चलती है एंड इट गोज दैट वे। सो इसमें दूसरी बात यह है कि उनको प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है अमेरिका इज डिवाइडेड बिटवीन द रेड स्टेट्स एंड द ब्लू स्टेट्स। सो ये जो रेड स्टेट एंड ब्लू स्टेट्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट की कंप्लायंस होनी चाहिए विद द फेडरल रूल, यानी कि वो कह रहे हैं जो कवानीन हम बनाएंगे उसमें जो प्रोविंशियल जो प्रोविंस, जैसे हमारा प्रोविंस होता है वहां स्टेट होता है, वो कहते हैं स्टेट को उसको फॉलो करना है। सो जो फेडरल फंडिंग है इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है इन मामला में बड़े सख्त हैं। वो जो बात करते हैं ना कि जी पैसे की बात करते हैं, वो कहते हैं पैसा हम देते हैं तो कानून भी हमारा होगा। वोटिंग के हवाले से, हर चीज के हवाले से, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, दिस इज अ फेडरल सब्जेक्ट। तो वो कह रहे हैं कि जनाब जो है इसका फेडरल इलेक्शंस होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इसमें ये चीज जो है वो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट वी आर गोइंग टू से एंड ऑल दैट। बहरहाल वो कहते हैं अब स्टेट्स उनकी मानती ही नहीं, स्टेट उनकी परवाह नहीं करती, स्टेट उनको लिफ्ट नहीं कराती। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है जिन चीजों में इन्होंने जो करना होता है वो करते हैं। मिसाल के तौर पे रिसेंटली उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब छुट्टी करो, किस चीज में, एजुकेशन जो है मैं फेडरल बंद कर रहा हूँ, एजुकेशन सूबे स्टेट्स खुद जाने। लेकिन इसमें वो कहते हैं कि जहां पे मैं पैसा दूंगा मैं 100% वहां पे चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, 100% वो करवाना चाहता हूँ। देन फिर उनकी जो लीगल एंड पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है वहां पे रहती है कि जी, जिसे कहते हैं ना लीगल चैलेंजेस रहते हैं वहां पे हमेशा ही कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना फेडरल अथॉरिटी जो है वो हमेशा ओवरस्टेप करती है और वोटर को स्प्रेस करती है। ये उनके थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना उनके जेन्युइन कोई इश्यूज हैं इसमें। ये नहीं है कि है नहीं है, लेकिन जो लिबरल्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो इनका एक डिफरेंट किस्म का, आप इंडिया की बात वो क्यों करते हैं, वो कहते हैं भाईजान इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली तो एक मिसाल देना चाह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि यार देखो हम भी तो, हम जिस मुल्क में रहते हैं यानी कि अमेरिका के अंदर, वहां पे बगैर वोटर आईडी के आप चले जाते हैं, आप वोट डाल लेते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं पर्टिकुलरली जिसमें आप बात करते हैं कौन सी, जो हैं ब्लू स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया है, अगर आप वहां चले जाएं, कैलिफोर्निया की क्या पोजीशन है वहां पे, वो एक लिबरल स्टेट है, वो ब्लू स्टेट है, तो वो सारा टाइम वहां पे, और वहां से फिर वो आते हैं इमिग्रेंट्स भी बहुत आते हैं, न्यूयॉर्क अगेन अ ब्लू स्टेट। तो उनको ये रहता है, तो इंडिया का वो जिक्र करते हैं कि भाई देखो वहां पे ये गवर्नमेंट जो इशू वोटर आईडी है उसकी बड़ी वैल्यू है, जिसमें एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगा होता है, और फिर आपके जो आप जब वोट डालने जाते हैं कि वो कहते हैं हमें इस तरह का सिस्टम चाहिए जिससे वोटर फ्रॉड, और ये वोटर फ्रॉड वो कहते हैं क्योंकि ट्रम्प कहते हैं कि जी मुझे इन्होंने 2020 का इलेक्शन है वो हराया था इस गेम के जरिए, ये उनका एक व्यू है। सो वो फिक्स हो गए हैं इन चीजों के ऊपर, सो इसीलिए वो सारी की सारी अपनी टीम लेके आए हैं जो उनकी हेल्प कर सके। इसी तरह फिर वो फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी कि इंडिया के अंदर 900 मिलियन बंदा वोट डालता है, ठीक है जी, और अगर 900 मिलियन बंदा वोट डालता है और वो एलिजिबल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो मुझे बताएं ट्रम्प जो है वो, उसने कहा हमारे तो इतने वोटर ही नहीं है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो अगर वो हमारे अगर 200 मिलियन भी लोग वोट डाल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये 200-250 मिलियन लोगों के लिए वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम की वोटर आईडी कोई नहीं है। सो इसी तरह वो बे सब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी बात है एंड पेपर कि जी अब बेसिकली ट्रम्प ने ये पीछे पड़ गए हैं डेमोक्रेट्स के। वो कह रहे हैं कि तुम लोग रिगिंग करते हो, सिस्टमैटिक रिगिंग करते हो, मैं तुम्हें ये रिगिंग करने नहीं दूंगा। जो आपको पता है ट्रम्प का मजाज है, फिर वो एक दफा जब किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, फिर वो उसकी वो जो है ना पूरा घर तक फॉलो करके आते हैं। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द गेम। लेकिन इंडिया को मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बेसिकली वो ब्राजील को दे दिया, हालांकि ब्राजील जो है
ब्राजील के इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन लार्जली द क्वेश्चन इज कि वो बेसिकली उनका जो पॉइंट है ना वो वोटर आईडी है। ठीक है, वोटर आईडी के ऊपर वो फोकस करते हैं। वोटर आईडी उनके लिए और सिटीजनशिप का प्रूफ। वो कहते हैं कि ये जो लोग मैक्सिको से आए, जो लोग ग्वाटेमाला से आए, जो लोग साउथ अमेरिका से आए, उन्होंने इलीगल माइग्रेशन की अमेरिका, वो इन ब्लू स्टेट्स में जाके बैठ गए, वहां पे जाके इन्होंने फिर इन लोगों को फेक आईडीज दिए हैं ताकि ये लोग हमारे सिंपथाइजर बन जाए हमेशा के लिए और हमें वोट पड़े। दिस इज व्हाट वो उनका वो ये एक उनका जो है ना, आप समझ लें कि एक उनको ट्रम्प साहब को एक ये चैलेंज है और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के बीच में ये कहा था कि मैं इस चैलेंज को एड्रेस करूंगा और इस पे काम इसमें इंडिया की लॉटरी निकल आई कि इंडिया के उन्होंने इलेक्शनिंग प्रोसेस को और वोटर आईडी को अहमियत दे दी। और मजे की बात क्या है, यू नो द इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया फॉर एग्जांपल, उस वो जिसे कहते हैं ना, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द अमेरिकन इलेक्शंस, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया। उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर उन्होंने जो उसका जो सेक्शन 1 है, उसमें जो उस सेक्शन 1 के अंदर ही उन्होंने भारत और ब्राजील का जिक्र कर दिया। वहां से फिर वो एक चीज जो है वो सामने आई। तो जैसे मैंने कहा है कि जो राइट्स ग्रुप हैं दुनिया के अंदर, ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं जो ये इलेक्शन वगैरह को देखते हैं, वो और बहुत सारे और इंडिया के अंदर भी शायद लोग समझते हैं कि जी जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो ऑपोजिशन होती है हमेशा वो क्वेश्चन मार्क करती है। तो वेल दैट इज द स्टोरी ऑन दिस वोटर आईडी। जी चीमा साहब, जैसे अगर हम देखें तो अमेरिका में अभी तक ज्यादातर जो है वो सेल्फ अटेस्टेशन पर ही भरोसा किया जाता है, जैसा आपने भी बताया। तो आपके नजदीक इस अप्रोच को बदलने से इलेक्शन इंटीग्रिटी में किस हद तक बेहतरी आ सकती है, या नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी? साथ ही साथ अगर हम देखें तो इलेक्शन रिफॉर्म्स जो होते हैं वो अक्सर आपको पता है सियासी इख्तलाफात का भी सबब बनते हैं। तो आप समझते हैं कि इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को लेकर जो है उनके पॉलिटिकल ग्रुप्स या जो अपोजिशंस हैं वो मिल सकती है, या कोई कैसे फिर एड्रेस किया जाएगा? देखिए, अभी तो जो उनकी ऑपोजिशन है ना, खामोश होकर बैठी हुई है। उसकी वजह यह है कि उनकी ऑपोजिशन है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस है। जब से वहां पे वो हारी हैं, क्या नाम है उनका, जो कैमला हैरिस, तो उसके बाद कोई बंदा नहीं है वहां पे। और वो बड़े परेशान है, उनके पास बंदा भी कोई नहीं है। ट्रम्प साहब का जो इस वक्त मेन ऑपोजिशन है वो मीडिया, CNN, ठीक है। और इस तरह के जो लेफ्ट के जो मीडिया हाउसेज हैं, वो उनके मेन प्रॉब्लम है। अदरवाइज ट्रम्प का इस वक्त कोई भी वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। हाँ, ट्रम्प को मार पड़ेगी जब ये खासतौर पे ये टैरिफ वॉर्स के अंदर अगर लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन होती है तो इसकी वजह से। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि ये जो ट्रम्प चीजें करना चाहते हैं, ये उनके फंडामेंटल्स में है, ये उनके मैनिफेस्टो के अंदर है। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी। वो कहते हैं कि देखें, ये दिस दिस प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इज अ फंडामेंटल थिंग, ये होना चाहिए। इसलिए तो वो भारत का जिक्र करते हैं कि भारत के अंदर जो वोटर आईडी है वो मैंडेटरी है। सो इंडिया अमेरिका के अंदर वोटर आईडी नहीं उस तरह मैंडेटरी। दैट इज हिज क्लेम कि फॉर एग्जांपल अ पासपोर्ट और अ गवर्नमेंट इशूड आईडी। गवर्नमेंट इशूड आईडी में या फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किस तरह की है। फिर उनको ये भी है ना कि वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं दे शुड लिसन, रिस्पेक्ट द फेडरल लॉ। यानी कि यहाँ पे जो सूबे हैं, जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अमेरिका में, दे कांट डू लेजिस्लेशन और दे कांट डू थिंग्स ऑफ देयर ओन चॉइस। दे हैव टू लिसन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द फेडरल लॉ। सो वो एक टॉप डाउन अप्रोच लेके आना चाहते हैं ऑन दिस। सो दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट इन माय असेसमेंट। ये एक वो उनके लिए भी है। लेकिन दिस आल्सो टॉक्स अबाउट द पोलराइजेशन विद इन द अमेरिकन, वो जिसे कहते हैं ना, सारे के सारे सेटअप के अंदर जो पोलराइजेशन है, ये उसकी कहानी है, ये पोलराइजेशन की स्टोरी है। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी नीड टू लुक एट इट, कि ये पोलराइजेशन है रादर देन इसको हम किसी और एंगल से देखें। ये एक ऐसी पोलराइजेशन है जो कि कंटिन्यू रहेगी, जो कि ख़त्म नहीं होगी। अ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि ये अमेरिका के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में
मुआशरा पोलराइज्ड है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि विल पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लिसन टू व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेज, और अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो फिर क्या जो है वो होगा और किस तरह ये चीजें करेंगे। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, सो लेट्स सी क्या इसमें होता है। जी चीमा साहब, अगर हम अब दूसरी बात करें तो हमने देखा कि जो अल-कायदा, हूथीज़, टीटीपी, लश्कर-ए-तैयबा या फिर हुरासुल दिन जो हैं, इन जैसी तंजीमों की सरगर्मियों पर भी फोकस किया गया है। जैसे कि हमने देखा कि ख़ासकर जो मिडल ईस्ट है या अफ्रीका है, उसमें मिलिटेंसी पर रोशनी डाली गई। अल-कायदा की वेस्ट अफ्रीका में जो लोगों को अपनी साइड पर करने के लिए वो खिदमात पेश कर रहे हैं, उस पर रोशनी डाली गई। जिस बुर्किना फासो, माली, इन जैसे इलाकों में भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियसली इससे जो है अमेरिका के जो मफादात हैं वो खतरे में आ सकते हैं, और हुथीस का भी आपको पता है जिक्र किया गया। तो आपके ख्याल में जो अमेरिकन इलेक्शन इंटीग्रिटी है और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन खतरों का आप किस तरह से आपस में ताल्लुक बता सकते हैं, या इससे क्या अमेरिका का खतरा हो सकता है? देखिए, ये तो एज सच तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो आप खतरों की बात कर रही हैं दहशतगर्द तंजीमों की, इसमें इंडिया का जिक्र आता है। जी। आपको पता है कि एक बेसिकली एनुअल थ्रेट असेसमेंट है जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी निकालती है, उसमें लश्कर तैयबा का जिक्र किया गया, ठीक है। यस। और लश्कर तैयबा का जिक्र किया गया है कि लश्कर तैयबा जो है वो एलईटी जो हाफिज सईद की जमात है, वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा, और वो समझते हैं कि लश्कर तैयबा जो है, अब आपको पता है लश्कर तैयबा इज ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द यूएन के जो आर्टिकल आई थिंक 1257 एंड 1373 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यूएन ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिनके तहत इसको दहशतगर्द जमात करार दिया गया हुआ, एंड देन इसकी लीडरशिप के ऊपर सैंक्शंस है। यही वजह है कि इंडिया ने बार बार कोशिश की है कि हाफिज सईद को कत्ल किया जाए बहुत सारी जगहों पे। अगले दिन भी आपको पता होगा खबर चली थी कि हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है, एक जगह पे वो था, किसी ने कहा उनका भतीजा है, किसी ने कहा उनका बॉडीगार्ड था, किसी ने कहा उनके बड़ा करीब बंदा था। बहरहाल द इंडियन डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसी हुई है इस वक्त। इंडियन डीप स्टेट के पाकिस्तान के अंदर बड़े डीप फुटप्रिंट्स हैं। वो किसी सियासतदान को कत्ल करना चाहें, वो किसी अहम ओहदेदार को कत्ल करना चाहें, द इंडियन डीप स्टेट कैन डू इट। देयर इज इसमें कोई शक नहीं है कि दे हैव अ लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द गेम। उनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है सिस्टम के अंदर। वो उन्होंने ये पेनिट्रेशन कैसे बनाई है, हम इस पेनिट्रेशन को ख़त्म नहीं कर सके, हमारी इसमें कमज़ोरी है, हमारी इसमें इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, हमारे इसमें जो लोगों को मारा जा रहा है और वो हमारे लोग ही मार रहे हैं। इमेजिन करें कि हमारे लोग ही मार रहे हैं, एंड मतलब दैट्स हाउ इट इज गोइंग। सो इस चीज में ये ज़हन में रखना है कि ये जो उन्होंने बात की है इसमें इस इंटेलिजेंस असेसमेंट में उन्होंने लश्कर तैयबा की बात की है कि जी ये वो बहुत बड़ी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अलकायदा से लिंक है। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसमें भी इसमें थ्रेट असेसमेंट में जिक्र किया गया है कि जी वो उसके अलकायदा से ताल्लुक है। सो सिंस अमेरिकन बिलीव करते हैं इस चीज को कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अलकायदा से ताल्लुक रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ देम। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब अफगान तालिबान के भी अलकायदा से ताल्लुकात रहे हैं, टीटीपी के साथ भी अलकायदा के साथ ताल्लुकात रहे हैं। अब के अफगान तालिबान ने वैसे ये कहा था कि हम नहीं जो है ना वो ताल्लुकात रखेंगे अलकायदा के साथ, और उन्होंने मना किया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर अफगान तालिबान के टीटीपी के साथ ताल्लुकात हैं और टीटीपी को पनाह दे के बैठे हैं और पाकिस्तान को कहते हैं छुट्टी करो, हम आपकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक चीज़ है। सो इंडिया इस चीज़ में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है कि भाई अगर अमेरिकन ने ये कहा है तो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। सो इंडियन जो हैं वो समझते हैं कि अगर लश्कर तैयबा को अमेरिका ओन करता है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये एक रेफरेंस है पाकिस्तान का, क्योंकि इस जमात का जो जिसे कहते हैं ना असल जो रूह रवां या सारा सेटअप वो तो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस चीज को वी हैव टू, दिस इज व्हाट दे बिलीव कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन दैट वे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल ये जो इंटरेस्टिंग असेसमेंट है, ये जो यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, वो उन्होंने कहा है कि जी चाइना जो है वो 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया को लीड करना चाहता है। ये चीज़ वो कह रहे हैं।
So it means कि if they have an aim to lead in artificial intelligence by 2030, so it means they have an aim to lead in other domains as well. So China की जो military है वो अपनी capabilities enhance कर रही है, particularly Taiwan conflict के अंदर और इन चीज़ों के अंदर। और दूसरा ये है कि वो जिसे कहते हैं ना चाइना को रोका जाए और चाइना की जो एक्सेस है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में उसको कम किया जा सके ताकि चाइना जो है वो अमेरिका को पीछे ना छोड़ सके। अभी भी वो कहते हैं कि चाइना जो है वो अमेरिका के लिए टॉप मिलिट्री एंड साइबर थ्रेट है यूएस के लिए। द टॉप मिलिट्री एंड साइबर थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है। ये सालाना थ्रेट असेसमेंट निकालते हैं एंड चाइना वो समझते हैं कि इसके पास एबिलिटी है कि ये अमेरिका की को हिट कर सकते हैं कन्वेंशनल वेपन्स के साथ, यूएस की इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं थ्रू साइबर अटैक्स, स्पेस में टारगेट कर सकते हैं। ये दिस इज व्हाट द एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट सेज। और ये जो एआई है वो समझते हैं कि दिस इज द फर्स्ट थिंग वेयर दे आर गोइंग टू। अब अमेरिका के अंदर ये बड़ी डिस्कशन चल रही है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो समझते हैं कि हम वी स्पेंड $500 बिलियन ऑन फॉर एग्जांपल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। चाइनीज जाते हैं वो जाके जो वो क्या नाम था उसका डीप सीक के को अंदर $600 मिलियन लगा के चैट जीपीटी जितना एक जो है वो एआई टूल बना लेते हैं। तो वो समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी हमारी कोताही किधर है। सो दिस इज वेयर दे बिलीव। सो वो उनके लिए ये मसला है। सो ये थ्रेट असेसमेंट इस सेंस में, सो इंडिया का जिक्र इसमें इस चीज में आता है। और जब चाइना का जिक्र आता है तो दैट आल्सो मीन इंडिया का जिक्र है, क्योंकि चाइनीज एंड इंडियंस दे वर्क टुगेदर, सॉरी Indians and Americans work together to counter Chinese threat। और बेसिकली असल तो इंडिया का जो मेन गोल है अमेरिका की से मदद लेना और अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो है ही ये है कि चाइना को खतरा दिखाओ। जो चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको एक खतरा दिखाओ और एंड डू दिस। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे। और सो वो जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो जारी बात है इंडियन मीडिया के एंटीना खड़ा हो जाता है कि लो जी पाकिस्तान का जिक्र आ गया और फिर अलकायदा और इस तरह की चीजें। सो जी चीमा साहब, जैसे आपने भी बताया कि जो लश्कर तैयबा है उस पर मुख्तलिफ मौक़ों पर इंडिया के खिलाफ ऑपरेशंस का भी इल्ज़ाम लगता रहा है। तो हमने देखा कि अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है कि कुछ जो साउथ एशियन फाइटर्स हैं इंक्लूडिंग इंडियंस, आईएसआईएस या अल-कायदा एफिलिएट्स में शामिल हुए। तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा फिनोमेना है और इंडिया इन रिटर्नीज़ को हैंडल करने के लिए क्या कर सकता है? देखिए इंडिया बहुत कुछ कर सकता है जनाब। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास पावर है। इंडिया इस वक्त डिफेंसिव ऑफेंस पे काम करता है। इंडिया आपको घुस के मारता है। इंडिया ने इन दहशतगर्द जमातों के ऊपर पूरा होल्ड कर लिया हुआ, बल्कि अब तो उन्होंने इनको अपना इनके बंदे तोड़ के अपने साथ लगा लिए हुए हैं। सो अजीत डोवल साहब और इन लोगों ने जो काम किया है वो अपने बंदे साथ लगा ले। इसमें कमजोरी हमारी है, कोताही हमारी है, हम नहीं हैंडल कर सके चीजों को, हमें समझ नहीं आई कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो इसमें आप छोड़ दें इस चीज को। वो they have gone far ahead in terms of building their capability, enhancing their influence, making safe and secure to the Indian community, you know, instilling insecurity into the Pakistani society and giving themselves an edge over this kind of a warfare which is largely considered as a, जैसे आप कहते हैं ना कि एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर के अंदर अपने आप को एक ओवर जो एज दे दिया उसको उन्होंने कर लिया हुआ भाई साहब ये। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। हमने पहले तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के बारे में बात की, जहाँ पे हमने देखा कि अमेरिका इलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है और उधर इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई। साथ ही साथ हमने बात की दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि इंडिया का भी जिक्र आया, फिर चाइना को उन्होंने एक कन्वेंशनल वॉर के तौर पर या फिर एआई की फील्ड में एज अ थ्रेट परसीव किया। तो फ्यूचर में देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।